मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 ज्योग्राफी। देखिए हमारी एक नई बुक है, आपके दो बुक है ज्योग्राफी की। एक तो है भौतिक भूगोल के सिद्धांत और एक है भारत का भौतिक पर्यावरण। तो आज हम आपकी जो नई दूसरी बुक शुरू कर रहे हैं, भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो उसका जो पहला लेसन है भारत की स्थिति, आइए हम वो शुरू करते हैं। परिचय। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और इसका इतिहास अद्भुत रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और स्वांगणिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी भारत हमारे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। आपको पता है भारत में जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनमें प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। और स्वतंत्रता पहले आपको पता है अंग्रेजों का हमारे यहाँ शासन था, बाद में 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई और उसके बाद में हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कई विकास हुए हैं। अब देखिए ये भारत का नक्शा है। इसमें देखिए भारत का जो पड़ोसी देश है, चीन, तिब्बत, है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब देशों के बारे में ये देखो ये दिखाई गई है। इसकी जो उत्तर से लेके दक्षिण तक ये जो 3214 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी कितनी है, 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इनके बारे में सब में इसमें दिखाया गया है। आप देखिए अपना नक्शा लाइए, 2 नक्शे लाना और उसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भरना, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये सब ध्यान रखना। आपको दिशाओं का तो ज्ञान होगा ही। देखिए ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है ना, और ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ठीक है, तो इनको दिशाओं के भर के और फिर इस प्रकार इसकी जो लंबाई है वो सारी आपको भरना। इसके बाद देखिए एक और नक्शा है, आपको पता है तेलंगाना अभी नया बना है, तो ये नया नक्शा आ गया है। तो ये तेलंगाना हमारे सारे पड़ोसी देश है, हमारे जो 28 राज्य हैं और जो उन 9 केंद्र शासित प्रदेश है, सब इसमें दर्शा रखे हैं। और इसके अलावा देखो ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, करावती इसकी राजधानी है, इसकी पोर्ट ब्लेयर है। तो ये सब आपको उस नक्शे में भरने हैं। अब देखिए हम भारत की जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। देखिए आपको पता है, आपने ग्लोब देखा होगा और आपने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में भी पढ़ा होगा। ये 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, भूमध्य यानी जैसे इसके नाम से ही प्रतीक हो रहा है कि ये हमारे पूरे भूभाग पे मध्य से खींची गई है। इसके ऊपर 1 2 3 4 इस प्रकार 90 ऊपर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार खींची हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और 90 ही नीचे रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये इस प्रकार 360 इस प्रकार रेखाएं आपने खींची हुई देखी होगी, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं हैं वो हमारे जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती है और जो देशांतर रेखाएं हैं वह संसार में समय के निर्धारण में काम आती है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से जो हम बात करेंगे, हमारा जो भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाली बुक है उसमें पूरा विस्तार से एक लेसन है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, उसमें तब हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए इसमें कहा है 8 डिग्री 4 से, यानी देखो जो उत्तरी अक्षांश है इसमें भारत की स्थिति इस प्रकार, अगर हम हमारी ग्लोब को 4 भागों में विभाजित करें तो भारत इस प्रकार स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इससे भारत 873 किलोमीटर दूर है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। अब देखो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक इस प्रकार हमारे भारत का हम अक्षांशों की ओर जाएंगे तो इस प्रकार दिखाई देंगे। और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक इस प्रकार ये भारत का विस्तार करा हुआ है। अब देखिए कर्क रेखा
और भारत के दो अलग अलग भागों में बांट रही है। भूमध्य रेखा दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है। देख लीजिए ये नक्शा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो भूमध्य रेखा, देखिए ये जो खींची हुई है ये भूमध्य रेखा है, बिल्कुल बीचों बीच भारत की खींची हुई है। ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत, ये उष्णकटिबंध के अंदर आएगा, ये उष्णकटिबंध के अंदर आएगा और ये जो है दक्षिण कटिबंध के अंदर आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये बना हुआ है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप है, इस प्रकार ये बना हुए हैं। अब आगे देखिए, भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और कुल भौगोलिक भाग का क्षेत्रफल 2.4% है। यानी अगर हम पूरे भारत की हम बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। और अगर 100% पूरा भारत है तो 2.4% हमारा 100% अगर विश्व है तो 2.4% क्या है, हमारा भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में 7वें स्थान पर बड़ा है, यानी अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो विश्व में भारत कौन से स्थान पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, और इसकी जो स्थल सीमा रेखा है वह 15,200 किमी है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला के 7,561 है ना, यानी 7500 है करीबन है। देखिए ये देखिए, आपको मैं नक्शा बताती हूँ कि जो स्थल सीमा है, स्थलीय सीमा कौन सी हो गई है। यहाँ देखो, आपको पता है सारा स्थलीय भाग है ना, यहाँ पे कौन सा भाग है, सारा स्थलीय भाग है। आपको पता है यहाँ पे स्थलीय भाग है, तो ये वाली सीमा है वो 15,200 है। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये तो वो सारा तट वाला क्षेत्र है, तटीय रेखा बोलते हैं हम इसको। अंडमान निकोबार को भी इनमें काउंट किया है तो 7500 के करीबन ये वाली सीमा बनती है। अब देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम ललित पर्वत है। देखिए ये भारत का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सारा क्या है, ललित पर्वत, हिमालय पर्वत है। तो जो ये यहाँ से उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इस प्रकार फैला हुआ है। देखो ये यहाँ तक शुरू होता है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ तक भी सारा हिमालय पर्वत है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय पर्वत के डूबे हुए ऊपर चोटियाँ ही हैं जहाँ पे द्वीप बने हुए हैं। हम जब पढ़ेंगे आपको तब मैं आपको और अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। इस प्रकार ये पूरा हमारा हिमालय पर्वत फैला हुआ है। अब देखिए इसके दक्षिणी भूभाग उत्तर में चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अब देखो, इसका दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है, चौड़ा है। उत्तर में आपने देखा है दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, यानी आज देखिए जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो दक्षिणी भाग तो क्या है, सकड़ा है, और उत्तरी भाग क्या है, चौड़ा है, फिर वापस सकड़ा आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का जो स्थलाकृति है वो है। दक्षिण में आपको पता है हिंद महासागर है, यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे ये हिंद महासागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर स्थित है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है, यानी इन दोनों के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अगर हम गिने, जैसे अभी हमने गिना था 8.4 से, देखिए ये अभी हमने गिना था ना 8.4 से 37, तो अगर इनका गैप देखें 98 पॉइंट और 97, इनका अगर हम गैप देखते हैं तो कितना गैप आता है, 30 डिग्री इनका गैप आता है। भारत के पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीक होता है। देखो भारत के उत्तर पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीक होता है, यानी उत्तर पूर्व में ज़्यादा विस्तार है और दक्षिण में कम विस्तार है। अब देखिए 22 डिग्री 30 पूर्व देशांतर भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय का 2 घंटे का अंतर है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर व दिन और रात की अवधि पर घटता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब
देखो यहाँ आपको पता है सूरज कहाँ से उगता है, पूरब की ओर से उगता है। तो जब सूरज यहाँ से उगा, यहाँ से जब उगना उगना मतलब सूर्य की पहले उगने का मतलब यहाँ से तो उग नहीं रहा है, जो सूर्य की उगने की जो दिशा है वो है पूर्व, आपको पता है। तो यहाँ तक जो इसकी सूर्य में अरुणाचल प्रदेश से यहाँ गुजरात तक 2 घंटे का अंतर आ जाता है, क्योंकि जैसे आज सूर्य उदय होता है तो यहाँ 2 घंटे पूर्व होगा, पहले हो जाएगा, और यहाँ 2 घंटे बाद होगा। अब समय में अंतर नहीं आए तो एक विश्व की पूरी जो ग्रीनविच रेखा खींची गई है, जो कि लंदन के ग्रीनविच नगर से खींची गई है, और हमारा भारत ग्रीनविच से पूर्व की ओर पड़ता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में, जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। और जो भारत की मानक रेखा है, तो मानक रेखा यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर है यहाँ से निकली हुई गई है। इसको मान के, इसको हमने सही मान के और समय निर्धारण किया है। हालांकि देखिए 2 घंटे का अंतर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का अंतर आता है। यहाँ जल्दी सूर्य अस्त होगा और यहाँ पे बाद में होगा। यहाँ सूर्य उदय जल्दी हो रहा है तो अस्त भी जल्दी होगा। यहाँ अस्त उदय लेट हो रहा है तो अस्त भी क्या होगा, लेट होगा। इस प्रकार से यह मानक रेखा यहाँ खींची गई है, यानी जो देशांतर रेखा जो समय का निर्धारण करती है वो मानक रेखा सब देशों में अलग अलग खींची गई है, तो हमारे भारत में यहाँ पे खींची गई है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं का थोड़ा मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा कि ये मानक रेखा और ये क्या है। तो तब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, देखिए जो यहाँ 22.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री, यहाँ पे देखो 80 यहाँ लिखा है और यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, इसे जो भारत की मानक रेखा माना गया है। जब हम देशांतर करेंगे, किस प्रकार देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है, तब इसको बारे में आपके सामने पूरी बात करेंगे। और जो ये यामोत्तर रेखा है, ये भारत की क्या है, मानक रेखा है, समय निर्धारण कर रही है। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।